Students, this is Sanandan Kumar Thakur and today we will learn about the building construction. What is students? Building construction. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि जो मेरा रॉकी पार्ट था, रॉक्स, उसका इंट्रोडक्शन सिस्टम क्या है, मतलब कि जो रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता था, इसको मैंने ओरली डील किया था। लेकिन आज मैं एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको डील करूँगा। बातें वही होंगी, चीज़ें लिखा हुआ मिलेगा। मतलब ये कि आपको जो भी चीज़ें भी मिल रहा है वो कल के ही बेसिस पे मिलेगा। कल जो मैंने बताया था कि रॉक जो था, रॉक उसका क्लासिफिकेशन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। आज उस इंट्रोडक्शन के प्रत्येक पार्ट को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स, इस विशेष रॉकी का जो क्लासिफिकेशन है उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, जिसको कहते हैं ज्वालामुखी का फटना। तो जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसको थोड़ा सा एक बार और दिख लीजिए और मान चलते हैं ये कोई मेरा अर्थ सरफेस है, सेकेंड लेयर है, थर्ड लेयर है। इस थर्ड लेयर को बोलते हैं कोर, सेकेंड लेयर को बोलते हैं मेंटल एंड फर्स्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट। मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, ये जो मेरा 3 लेयर्स है अर्थ का, ये जो 3 लेयर्स है, इसमें आप जैसे जैसे अंदर चले जाओगे, मान के चलो यहाँ से जब आप अंदर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर टेम्परेचर जो है, प्रेशर जो है, उसकी वैल्यू वो हाई अमाउंट में बढ़ती है। मतलब ये कि जब आप पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में जाओगे तो आपको एक हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ सकता है, हाई प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। मे बी आप वहाँ जाने के लिए रिलायबल ना हो, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण हो सकता है कि आप उस समय अपने अस्तित्व में ही ना रहें, आपके अस्तित्व ही खत्म हो सकता है। तो क्योंकि ये जो कोर लेयर होता है, कोर सरफेस, कोर का वाला जो पार्ट होता है उसमें हाई टेम्परेचर होता है, इसीलिए यहाँ से क्या होता है, एक तरीके से जो टेम्परेचर और प्रेशर का एक विशेष सेट कह सकते हैं, एक विशेष सेट इवैक्यूएट होता रहता है। कहने का मतलब है कि जो कोर है वो उस कोर से क्या होता रहता है, एक टेम्परेचर का आग कह सकते हैं उसको, और दबाव कह सकते हैं। आग और दबाव का एक विशेष सेट, यानी कि एक विशेष गोला उत्पन्न होता रहता है और चाहता रहता है वो पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से बाहर निकले। एंड दैट गोला जो कि बाहर निकलता है वो आग के फॉर्म में होता है। एक्चुअली आग के फॉर्म में इसलिए होता है, उसके पास हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। उस गोले को हम लोग बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं? लावा। और जो इंटायर प्रोसेस होता है जिसमें लावा पृथ्वी के अंदर से निकलती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग वोल्केनिक इरप्शन। क्या बोलते हैं? वोल्केनिक इरप्शन, मतलब कि ज्वालामुखी का फटना। आप लोगों ने आप लोगों में से बहुते होंगे ऐसे जिनको पता होगा कि वाट इज ज्वालामुखी का फटना। ज्वालामुखी का फटना क्या है आप लोग जानते होंगे, उसी को कहते हैं इंग्लिश में वोल्केनिक इरप्शन। तो जो वोल्केनिक इरप्शन से जो वोल्केनो निकलता है या फिर लावा निकलता है, वो जब ठंडा होता है तो विशेष प्रकार का रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए हम आपको ले चलते हैं रॉक्स की दुनिया में। आइए, पहले मैंने उसमें जो कल पढ़ाया था उसमें, मतलब कि इससे पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था क्या कि जो रॉक्स को क्लासिफाई करने का 4 बेसिस था: जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड हार्डनेस क्लासिफिकेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन on the basis of which the rocks is classified. And in the geological classification 3 टाइप्स के रॉक्स होते हैं: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक जो होगा स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई मिल रही है वही चीज़ें हैं जो कि इससे पिछले लेक्चर में समझाया गया था। इग्नियस रॉक जो होगा स्टूडेंट्स, मान चलिए ये जो लावा है, इसमें से निकलने वाला लावा है, एक्चुअली लावा का कलर कुछ रेड होता है, दैट इज वाई हमने मार्कर का कलर भी चेंज करेंगे। एंड मान चलते हैं ये रेड कलर का लावा निकल रहा है ना, और आके इस पृथ्वी के सरफेस पर क्या हो गया, जमा हो गया। एंड जब ये लावा जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस प्रकार से एक प्रकार का हार्ड स्ट्राटा का निर्माण करेगा, हार्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा, एंड दैट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज नोन एज द इग्नियस रॉक। क्या? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हिंदी में बोलते हैं इसको आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक क्या होगा? वो रॉक होगा जो कि ज्वालामुखी के ठंडा होने से, ज्वालामुखी जो निकलता है उसके ठंडा होने से बनता है। क्लियर है? वो जो इग्नियस रॉक होता है स्टूडेंट्स, उसके पास एक हार्ड सरफेस होता है, एक बेटर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ना, और ड्यूरेबल भी बहुत अच्छा होता है, बहुत मजबूत भी होता है। दैट इज वाई जो आपको देखने को मिल रहा है इग्नियस रॉक में जो लिखा हुआ टर्म, आप इसको एज ए हेडिंग लिखेंगे और
जैसे जैसे लिखा है आप वैसे वैसे लिखते चलेंगे। दीज रॉक्स आर फाउंड बाय कूलिंग ऑफ लावा, दे हैव क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स। एग्जाम्पल जो होगा इसका, एग्जाम्पल जो होगा क्या, ग्रेनाइट्स, बेसाल्ट, डोलोराइट। मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्पैक्ट ग्रेन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पैक्ट ग्रेन्स? आपको पता होना चाहिए कि एवरी सॉलिड में, हर एक सॉलिड में क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है। और जिस सॉलिड का इंटरमोलिक्यूलर स्पेस यानी कि अंतर आणविक जगह है, अंतर आणविक जगह जो होगा जितना कम होगा वो स्ट्रक्चर उतना कॉम्पैक्ट माना जाएगा। आप देखते होंगे अपने जनरल लाइफ में, जनरल प्रैक्टिस में जो रोड बनता है उसको हम लोग रोड रोलर कहते हैं ना। धूमसुर से क्या करते हैं, उसको हम कम्पैक्ट करते हैं। धूमसुर चलाते हैं रोड पर, रोड रोलर चलाते हैं रोड पर। क्या होता है, वो क्यों चलाते हैं? क्योंकि मेरा जो रोड का सरफेस है वो कम्पैक्ट हो सके, उसका दो पार्टिकल जो सॉइल का होगा आपस में जुड़ सके। दैट इज वाई हम लोग उसमें रोड रोलर चलाते हैं। हेयर कंपैक्शन का मीनिंग होता है क्या स्टूडेंट्स? कंपैक्शन का मीनिंग होता है दो विशेष पार्टिकल्स का जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है उसको आप कम कर रहे हैं। दैट इज द कंपैक्शन। ओके, तो क्या हो गया कॉम्पैक्ट ग्रेन्स? क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉम्पैक्ट ग्रेन्स कहने का मतलब ये होगा कि उसका जो स्मॉलर पार्टिकल होगा रॉक का, वो आपस में बहुत ही रिलेटेड रहेगा, बहुत जुड़ा रहेगा। राइट स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। तो उसका जो एग्जांपल है ग्रेनाइट्स, बेसाल्ट्स, डोलोराइट्स, और इसके में और एक चीज लिख सकते हैं आप लोग, एटसेट्रा, है ना। ETC एक ऐसा शब्द है आप किसी भी चीज में लगा सकते हैं, है ना। सागर में गागर भरते रहो, क्या सागर में गागर भरते रहो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट जो इसका टाइप होता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वो है सेडिमेंट्री रॉक। मैंने आपको कल ही बताया था, यानी कि इससे पिछले लेक्चर में बताया था क्या, कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक होता है वो ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम रॉक को भौगोलिक स्थिति में के अनुसार ट्रांसफर करते हैं, ये क्लासिफाई करते हैं। व्हाट इज द भौगोलिक स्थिति, मतलब जियोलॉजिकल स्टेटस क्या है उस रॉक्स का, उसके अनुसार से हम उसको क्लासिफाई करते हैं, नाम देते हैं। तो बताइए कि सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट कहने का मतलब होता है अवसाद, द इंटीग्रेशन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं अवसाद, है ना। आप देखते होंगे, आप अपने जनरल प्रैक्टिस में देखते होंगे कि छोटा छोटा एयर में छोटा छोटा सॉइल का पार्टिकल्स होता है, घूमता रहता है। जब बारिश होती है तो देखते हैं पानी के साथ छोटा छोटा पार्टिकल्स बहता रहता है। देखते हैं सरफेस पर जब बारिश होती है, जब पानी फ्लो करता है उसमें एयर का ये इसमें जो होता है क्या बोलते हैं उसको, सॉइल का छोटा छोटा पार्टिकल्स, सैंड का छोटा छोटा पार्टिकल्स घूमता रहता है। मेरे प्रिय छात्रों, ये जो घूमता रहता है और धीरे धीरे घूमते घूमते क्या करता है, एक विशेष प्रकार का फॉर्मेशन का निर्माण करता है, एंड दैट फॉर्मेशन इज नोन एज द सेडिमेंट्री रॉक। वो सेडिमेंट्री रॉक कब कहा जाएगा? आप जानते हैं कि रॉक वो होगा जो हार्ड भी होगा। मिट्टी को हम लोग चट्टान नहीं बोल सकते हैं, राइट। तो रॉक वो होगा स्टूडेंट्स जिसमें हार्ड स्ट्रक्चर होगा, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हार्ड होगा, दैट इज रॉक। अब ये बताइए कि आप जब बहुत सारे नदी में देखते होंगे, जैसे कि गंगा नदी है, आप गंगा नदी में देखते होंगे कि बीच बीच में टापू है। वो टापू कैसा है? वो टापू मिट्टी का सेडिमेंट है, दैट इज नॉट अ रॉक। वो मिट्टी का एक सेडिमेंट है जिसको हम लोग टापू बोलते हैं। अगर वो मिट्टी का सेडिमेंट एक प्रकार का स्टोन फॉर्मेट में होता है, रॉक फॉर्मेट में होता है, तब उसको कहते हैं क्या, वो मेरा सेडिमेंट्री रॉक है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। मान के चला कि सेडिमेंट्री रॉक को, ये जो है इग्नियस रॉक कोई ऐसा है, ऐसा कोई इग्नियस रॉक आपको देखने को मिल रहा है। इस इग्नियस रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस वेदरिंग एजेंसीज। क्या होता है? जब इस पर बारिश आती है, जब इस पर हवाएं चलती है, जब इस पर अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग, कहने का मतलब होता है कि अल्टरनेट जब स्ट्रक्चर भीगता है, सूखता है, तो क्या होता है, इसका जो अपर मोस्ट लेयर होगा इस रॉक का, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, चेंज जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ डिसइंटीग्रेशन होगा। उसका जो अपर मोस्ट पार्टिकल होगा वो अपने पेरेंट रॉक से टूटने का प्रयास करेगा। मतलब कि यहाँ से रॉक का डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट होता है। अगर मान चलिए ऐसे डिसइंटीग्रेट होते होते ये इसका पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होते यहाँ पर कोई इस प्रकार का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये फॉर्मेशन अगर हार्ड हो जाता है तो हम कहेंगे कि दिस रॉक इज सेडिमेंट्री रॉक। आगे देखिए इसमें लिखा क्या गया है, दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कंसिडरेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक। These are uniform and fine grounded and have better or stratified structures. Students, इसमें की जो टर्म है
की टर्म वो क्या है, एक टर्म है स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर्स का, प्री एग्जिस्टिंग क्या है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक क्या है, और आपको एक टर्म है ये जो है ये की टर्म है। इसमें मतलब कि दिस टर्म्स कैन बी हाईलाइटेड बाय योर हाईलाइटर। आप अपने साथ एक हाईलाइटर रखिए और अपने नोटबुक में इसको हाईलाइट कीजिए। कहने का मतलब ये है, देखिए सेडिमेंट्री रॉक जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा क्या था, पहले से अवेलेबल कोई रॉक था, और जब इस रॉक का डिसइंटीग्रेशन होगा तो एक नए रॉक का फॉर्मेशन होगा। जब इस रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसका ही पार्टिकल्स आगे जाके बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलिए ये रॉक इसके डिसइंटीग्रेट होने के बाद बना है तो कह सकते हैं ये जो रॉक होगा इसका बेटा होगा, और ये जो रॉक होगा इसका बाप होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, दिस इज द पेरेंट ऑफ दिस रॉक, है ना, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रॉक। तो आपको कोई रॉक अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है देन दैट रॉक इज नोन एज द सेडिमेंट्री रॉक, राइट। अब बात आती है कि की टर्म क्या है। की टर्म है ये, देखिए इसी को बोलते हैं, जो कि ये पहले से अवेलेबल रॉक था उसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग रॉक। क्या, प्री एग्जिस्टिंग रॉक। अब बात है दीज आर यूनिफॉर्म एंड फाइन ग्राउंडेड। फाइन ग्राउंडेड कहने का मतलब है आपने अभी जाना कि स्मॉल पार्टिकल्स टूट करके क्या बन रहा था, एक प्रकार का जमाव बनाया, और जमाव वो हार्ड हो गया, दैट इज नोन एज रॉक। अब आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल पार्टिकल्स जब समेशन में आएगा तो उसका जो ग्रेनिंग सिस्टम क्या होगा, उसका जो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा, बहुत फाइन होगा, बहुत छोटा छोटा होगा, दैट इज वाई नोन एज, हम इसको कहते हैं कि फाइन ग्राउंडेड है ये, राइट। अब तीसरा जो की टर्म था स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर। स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या, कि आप कोई स्ट्रक्चर को स्ट्रेटिफाइड तब कहोगे जब उसके फॉर्मेशन लेयर आपको दिखेगा, ठीक है, फॉर्मेशन लेयर आपको दिखेगा। और आपको बता दे एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि ये जो रॉक्स है, इस रॉक्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, मैं इसको जरा मिटा दूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मिटा दूँ मैं तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए, ये जो रॉक्स है ये पेरेंट्स रॉक्स है, मतलब कि ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक ये है, राइट। और ये है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। अब ये बताइए, ये जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है इससे क्या बन रहा है, सेडिमेंट्री रॉक बन रहा है। और आपको समझना है स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो एक खेल का प्रोसेस नहीं है, एक स्मॉलर 10 घंटे 20 घंटे 30 घंटे, एक दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 50 महीना 60 महीना, ऐसा प्रोसेस नहीं है। वो प्रोसेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जिसको बनने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। दैट कैन बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। उसमें टाइम्स की बहुत लंबी पीरियड लगती है। तो जब बहुत लंबी पीरियड लगती है तो क्या होता है, अब मान चलिए कभी जिस मतलब कि हमेशा तो सिस्टम नहीं रहता है कि एकदम यूनिफॉर्म हो। कहने का मतलब है कभी धूप, कभी बारिश, कभी छाया, तो कभी कुछ कभी स्नो, मतलब कभी बर्फ़ मिलता है। तो जब ये सभी चीज़ों से, सभी वेदरिंग एजेंसी से जब मेरा रॉक सब्जेक्टेड होता है तो क्या होगा, जरूरी थोड़ी ना है कि मान चलिए जिसमें अगर समर सीजन में रॉक का इंटीग्रेशन इस लेयर में हुआ है तो जरूरी नहीं है कि जो विंटर सीजन में भी होगा इसी लेयर में होगा। कहने का मतलब ये, अगर मान चलिए इस रॉक से इस रॉक का फॉर्मेशन होना है तो मान चलते हैं पहले ये लेयर आया एक विशेष सीजन में, दूसरा सीजन में मतलब कि हजारों लाखों वर्ष के इंटरवल के बाद ये लेयर आया, तीसरा सीजन में दूसरा लेयर आया, चौथा सीजन में ये लेयर आया। कहने का मतलब आप देख रहे हैं क्या कि एक सीजन वाइज लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि मटेरियल ऊपर ऐसा आके इस पर बैठेंगे। जस्ट अज्यूम इन योर माइंड, मटेरियल ऊपर से आगे इस पर बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, दो लेयर, दो विशेष बैठाव, दो विशेष इंटीग्रेशन के बीच में क्या दिखेगा आपको, एक विशेष प्रकार का लाइनअप दिखेगा। और उस लाइनअप को कहते हैं हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन। क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। मतलब कि जो स्तरीकरण होता है रॉक्स का उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन। तो क्या होगा, ये जो सेडिमेंट्री रॉक होगा उसके पास स्ट्रैटिफाइड स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि उसका जो आपको मतलब फॉर्मेशन पैटर्न है वो आपको दिखेगा, है ना। तो अब आपको दिखाते हैं हम नेक्स्ट चीज, वो है मेटामॉर्फिक रॉक। क्या है मेटामॉर्फिक रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है
कि ये एक प्रकार का जब रॉक्स के ऊपर क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक के ऊपर जब ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर लगता है तो क्या हो जाता है, वहाँ से मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि ज़्यादा दबाव जब उस पर लग जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर लग जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है ना। मतलब कि वो लॉन्ग टर्म के बाद, लंबा प्रोसेस के बाद क्या होगा कि उस स्ट्रक्चर जो मेरा रॉक्स होगा उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, एंड दैट चेंजेड बिहेवियर ऑफ द रॉक इज नोन एज द मेटामॉर्फिक रॉक, राइट। अब बात आती है मेटामॉर्फिक रॉक में लिखा क्या गया, दिस आर फॉर्म्ड बाय द चेंज इन कैरेक्टर ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जो ज़्यादा हीट और प्रेशर से सब्जेक्ट होगा उसके बाद एग्जाम्पल जो होगा लैटेराइट, मार्बल एंड स्लेट एक्सेट्रा होगा। मेरे प्रिय छात्रों, ये तो बात रही जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की। किसकी बात? हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स केमिकल क्लासिफिकेशन की। हो सकता है कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद पिछले लेक्चर में रहा हो अलग चीज़ें, मतलब हो सकता है कि पिछले लेक्चर में फिजिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, लेकिन हम लोग हर एक को एक एक करके पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये लो पैकेज केमिकल क्लासिफिकेशन का पैकेज है, ये क्या है पैकेज। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। और एक बात और, साथ कलम लेकर बैठे हो, कलम और कॉपी लेकर, नहीं बैठे तो अभी लिखो, निकालो पेन और कॉपी, उसके बाद हमारे साथ पढ़ो। चलो आते हैं पढ़ने के लिए। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? सिलिशियस रॉक, आर्जिलेशियस और कैल्केरियस रॉक। तीन गो है, सिलिशियस, आर्जिलेशियस और कैल्केरियस। तो मेरे प्रिय छात्रों, इनमें से जो तीनों होगा उनमें क्या होगा, नाम ही ऐसा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो रॉक कोई भी होगा वो किसी एक मटेरियल का बना नहीं होगा, ही तय है। किसी एक मटेरियल का बना नहीं होगा, ही तय है। इसीलिए हम लोग कोई भी रॉक्स होगा उसमें बहुत सारे मटेरियल्स को देखेंगे। स्टोन होगा उसमें बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल होंगे, कंस्टिट्यूएंट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन उन सब में से जो सबसे बड़ा होगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा, उसकी एक विशेष हम कह सकते हैं, उसकी एक विशेष उसमें मेजॉरिटी होगी। मतलब कि जिसकी लाठी होगी उसी की न भैंस होगी। मान चलिए किसी रॉक्स में आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिलिका है, क्ले है, सब कुछ है, लेकिन मानते हैं उसमें आयरन सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, तो कहेंगे ना कि रॉक्स के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी किसका होगा? आयरन का होगा। मतलब ये कि जिसका अमाउंट ज़्यादा है वही उसका नाम हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल किसी रॉक्स में अगर मान लीजिए सिलिका की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई किसी रॉक्स में, तो उस रॉक्स को हम लोग बोलेंगे सिलिशियस रॉक। किसी रॉक्स में अगर क्ले की मात्रा ज़्यादा हो गई तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? क्ले, मतलब कि आर्जिलेशियस रॉक। और किसी रॉक्स में अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई मेरे छात्र एवं छात्राओं, तो जो मेरा सिस्टम होगा रॉक्स का उसको क्या बोलेंगे? कैल्केरियस रॉक। तो इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही जानिए कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है वो एज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पे होता है ना। तो इसमें जिसके पास पावर रहेगा वो अपना मेजॉरिटी दिखाएगा। इस रॉक्स में, किसी रॉक्स में सिलिका के पास ज़्यादा पावर था, ज़्यादा परसेंटेज था, तो सिलिशियस रॉक हो जाएगा। किसी में क्ले का ज़्यादा था तो आर्जिलेशियस हो जाएगा। किसी में कैल्शियम का ज़्यादा था तो क्या हो जाएगा? वो कैल्केरियस रॉक हो जाएगा। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स, ये जो कैल्शियम जो होता है वो किसके फॉर्मेट में होता है? रॉक्स में कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, CaCO3 के फॉर्म में होता है। CaCO3 के फॉर्म में होता है कैल्शियम। ठीक है। मतलब जो रॉक्स होगा आपको उस रॉक्स में कैल्शियम जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, राइट। नेक्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब कि शरीर देख के आप हमको बताओ तो क्या क्या बता सकते हो? सोचोगे। पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि मेरे पास नाक में दो वॉइड्स हैं, दो छिद्र हैं, है ना। एक मुंह है, दांत है, क्या है, कान है, आँख है, ऐसे ऐसे कहते हो कि नहीं? कहते हैं कि यहाँ से पतला है, यहाँ जाके मोटा है, कहते हो कि नहीं? बॉडी ऐसा है कहते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा रॉक्स होगा उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा।
ठीक। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, रॉक्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि अगर मान चलिए कोई रॉक्स ऐसा है ना, ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखना, रोड पर नहीं, रॉक पर, ये रॉक है, ठीक है। इस रॉक का मान चलते हैं कि चेहरा कुछ ऐसा है, क्या है, चेहरा कुछ ऐसा है। ध्यान से देखना, अगर समझ में नहीं आएगा तो लाइफ में अशांति हो जाएगा, जान लो, इसीलिए ध्यान से देखो। मान के चला पहला जो लेयर है कुछ इस प्रकार का हमको दिख रहा है, दूसरा लेयर कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, तीसरा लेयर कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, ठीक, उस रॉक का, है ना। जैसे कि अगर हम आपको सिखाना चाहे तो एक चीज और सिखा सकते हैं, है ना। सीखने के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं है, पॉलिटेक्निक हब से ज़्यादा अच्छा कोई जगह नहीं है ना। इसीलिए यहीं पर सीखने को मिलेगा सब कुछ। ये देखो, मान के चलते हैं ये कोई रॉक है, इस रॉक में देख रहा होगा इसका कलर कुछ अलग है, इसका कलर व्हाइट है, इसका कलर ब्राउन है, इसका कलर डीप ब्राउन है। कहने का मतलब हो गया कि डिफरेंट स्ट्रेटा पर डिफरेंट लेयर देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये लेयर मेरा दिख रहा है कि नहीं, ये दो लेयर के बीच में जो सेपरेशन सिस्टम है वो दिख रहा है। और ये ऐसा सेपरेशन सिस्टम होगा जिसको हम इजीली वहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे कि मान चलो ये ऐसा दिख रहा था, हम इसको इस पर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। हट गया कि नहीं हट गया, मतलब कि दो विशेष लेयर से हम इसको जब स्प्लिट कर सकते हैं तो इस प्रकार का जो रॉक होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रैटिफाइड रॉक। क्या बोलेंगे, स्ट्रैटिफाइड रॉक, जो कि इसमें लिखा गया है। स्ट्रैटिफाइड रॉक दिस हैव डिफिनिट स्ट्रैटिफिकेशन, है ना, यानी कि स्ट्रैटिफिकेशन कहने का मतलब अगर यहाँ पर लिखा हुआ तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन लेयर। तो डिफिनिट स्ट्रैटिफिकेशन अलोंग विच इट कैन बी इजीली स्प्लिटेड। ओके, एग्जांपल में हो जाएगा सैंडस्टोन, लाइम एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइम के बाद और चीज लिखना चाहते हो तो बचपन में स्लेट, ये भी स्लेट भी इसका एग्जाम्पल होगा। क्या हो जाएगा, स्लेट। तो इसमें स्ट्रैटिफाइड रॉक में स्लेट भी आ जाता है। अब बात आती है बी, यानी कि अनस्ट्रैटिफाइड रॉक। ऐसा रॉक होगा जिसका जो फॉर्मेशन लेयर हमको नहीं दिखेगा, जिसको हम दो विशेष लेयर से अपने मन के अनुसार स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत हार्ड होता है, पता है। अनस्ट्रैटिफाइड रॉक जो होता है बहुत हार्ड होता है। इसमें लिखा क्या गया है, दीज रॉक्स हैव नॉट डिफिनिट स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि फॉर्मेशन लेयर एंड आल्सो कुड नॉट बी स्प्लिटेड अलाउड। क्या होगा कि कोई स्ट्रैटिफिकेशन इसका नहीं होता है और साथ ही साथ इसको हम लोग स्प्लिट भी नहीं कर सकते हैं किसी विशेष डिफिनिट स्ट्रैटा से। अब फोड़ना है तो फोड़ो, है ना। कोई रॉक है उसको ऊपर हैमरिंग करोगे तो चूर चूर हो ही जाएगा, है ना। लेकिन बात आता है यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन की, तो अनस्ट्रैटिफाइड में स्ट्रैटिफिकेशन नहीं दिखेगा। तीसरा जो है उसमें है फोलिएटेड रॉक। इसमें इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा ग्रेनाइट है, मार्बल है एटसेट्रा। किसका, सेकेंड नंबर का, थर्ड नंबर का है फोलिएटेड रॉक। तो फोलिएटेड रॉक मान के चलो ये रॉक है, हम इसका देख रहे हैं क्या, ये रॉक है, इसमें स्ट्रैटिफिकेशन दिख भी रहा है और नहीं भी दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इसको आप प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो ये कुछ इस प्रकार से फटेगा, मतलब कि किसी लाइन के अलॉन्ग ये फटेगा, है ना। मतलब कि जब इस तरह आप प्रेशर अप्लाई करो, इसको अलग करने का प्रयास करो, तोड़ने का प्रयास करो तो किसी लाइन के अलॉन्ग फटेगा। और एक बात रोचक ये भी होती है कि इस रॉक को जब अगर ये मान के लिए फोलिएटेड रॉक है तो इसको आप जब तोड़ने का प्रयास करोगे तो हो सकता है कोई टुकड़ा ऐसा निकल जाए, कोई टुकड़ा ऐसा निकल जाए, कोई टुकड़ा ऐसा निकल जाए, कोई टुकड़ा ऐसा निकल जाए। मतलब कि मोर ओवर बात किया जाए तो ये जो फोलिएटेड रॉक होता है उसका जो ब्रेकिंग पैटर्न होता है वो डिफिनिट नहीं होता है ना। क्या होता है, डिफिनिट नहीं होता है। जब इसे प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वो फटने का प्रयास करेगा और फटेगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, अनडिफिनिट होगा। तो इस प्रकार से मैंने आज के क्लास में देखा क्या है क्लासिफिकेशन। एक और क्लासिफिकेशन था हार्डनेस क्लासिफिकेशन। तो हार्डनेस क्लासिफिकेशन में एज इट इज आप लोग लिख लीजिएगा। इससे पहले लेक्चर में जो लिखा गया था हार्डनेस क्लासिफिकेशन में वेरी हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, मीडियम रॉक और हार्ड रॉक 4 था ना। उस 4 को आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा 4 नंबर देकर। जो चीज़ पहले लिखा गया था उस चीज़ को लिख लीजिएगा। अगर नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये आज की क्लास में मैंने जाना बिलिंग कंस्ट्रक्शन में क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक का है। आने वाले क्लासेस में हम जानेंगे कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन।
एक अच्छे स्टोन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, क्या चरित्र होगा उसका, कैसा फोटो दिखेगा उसका, उसमें क्या सी हार्डनेस होगी, क्या सी सॉफ्टनेस होगी, क्या वैल्यू ऑफ टफनेस होगा। इन सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग आने वाले लेक्चर में। किसके? तो स्टोन, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? बिल्डिंग मटेरियल। बड़ा मजा आता है बिल्डिंग मटेरियल पढ़ने में। और आपको बता दें कि बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा ब्रांच होगा, ऐसा सब्जेक्ट होगा आपका, जिससे आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और आप पढ़े कंक्रीट टेक्नोलॉजी, दो चीज़ लेकर के एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन में 25% क्वेश्चन पूछा जाता है। 25% नंबर नहीं, परसेंटेज, है ना। एसएससी जेईई क्वेश्चन में 25% मतलब क्वार्टर पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल. So you guys have to complete the building construction and concrete technology as well. Without the completing the building construction and concrete technology, you can't be able to describe the examination held by SSCJ. Okay, so you have to write about this one. And basically जो रॉकी पार्ट है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको खूब पूछता है. ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में. धन्यवाद. रहिए सैनंदन सर के साथ. स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना.